बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे PS 88 यानी ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हल्के की। और आपको ये बताते चलें कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दौरा किया इलेक्शन ऑफिस का। इस मौके पर उनका ये कहना था कि 2018 का इलेक्शन जो है वो जमहूरियत के नाम पर तमाचा है। यानी इस इलेक्शन में इलेक्शन जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि वोट जो है वो यानी जो एक वोटर की अमानत है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए या उसकी सही गिनती भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो निचकारी की खबरें उड़ रही हैं या जिसकी वजह से ये जो एक बात चल रही है कि जी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निचकारी की जाएगी, इस हवाले से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुलाजमीन में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। हम गुज़श्ता दिनों देख चुके हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल की निचकारी और जो मुलाजमीन की जबरी बरतरफी है उसकी वजह से ऑलरेडी एक एहतजाज चल रहा है, धरना चल रहा है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद अब हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निचकारी की बात की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ का सिलसिला है, ख़ास तौर पे अगर हम PS 88 की बात करें, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कैसी कैंपेन चल रही है, क्या समझते हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। PS 88 जो जहाँ पर हमारी कैंपेन चल रही है, बुनियादी तौर पर और उसूली तौर पर जो है ये हल्का मुतअद्दिद मरतबा हम जीत चुके हैं। और इस दफ़ा भी हमें कभी उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे उसमें जिस अंदाज से लोगों को मुंतखब कराया गया था, तो मैं ये समझता हूँ कि इस दफा अवाम उसी अंदाज से बाहर निकलेगी और वही रवैया इख्तियार करेगी कि जो हमेशा से MQM के साथ उसका एक रवैया रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि 100% ये सीट हमारी थी और इंशाअल्लाह हम जो है अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो यकीनन इस सीट को हम निकालेंगे और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी होगी। तो इस सिलसिले में दो राय नहीं है कि, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो निज़ाम हुकूमत है खुसूसन सिंध का, वो इंतजामिया जो है वो भी एक मखसूस टोले की है, एक मखसूस तबके की है और कि जिसने अपनी इंतजामी बुनियादों के ऊपर उसने अपनी तमाम मशीनरी, चाहे वो सूबाई हुकूमत की हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट की हो, वो उसने मैदान में उतारी हुई है। और उसके बावजूद हमें हम ये तवक्को रखते हैं और ये हमें उम्मीद है कि आवाम कल भी MQM के साथ थी और आज भी MQM के साथ है। इंशाल्लाह MQM का उम्मीदवार जो साजिद भाई वहां से खड़े किए गए हैं वो बेहतर बहुत अच्छी पोजीशन में और इंशाल्लाह वो जीतेंगे वहां से। सर, आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, चूंकि जाहिर सी बात है आप उसके इत्तेहादी भी हैं और इत्तेहादी होने के साथ साथ अब इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, बजाय इसके कि एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाई जाती जिस तरह अपोजिशन या हुकूमत की जो दूसरी जमातें हैं वो एक साथ मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हुकूमती जमातों में भी इत्तेहाद हो जाता और चाहे आपके कैंडिडेट की वो जो है वो उनके आपके कैंडिडेट के हक में बैठ जाते, बेहतर ये होता कि एक कंबाइंड स्ट्रेटजी से अपोजिशन का मुकाबला किया जाता। आप नहीं समझते कि इस तरह एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से वोट बैंक पे असर पड़ेगा? देखिए, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहब, लेकिन मसला ये है कि ये उन लोगों के लिए गौर करने और फिक्र करने की बात है कि ये हल्का हमेशा से MQM का रहा है और लिहाजा उन्हें चाहिए है कि वो जो है वो अपने जो भी उस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसको विड्रॉ करें। और अगर हम यकीनन हुकूमत के इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन
एमक्यूएम ने हमेशा अपने इंतखाबी इत्तेहाद में कभी किसी के साथ ऐसा इत्तेहाद नहीं किया। एक दूसरे की मदद जरूर की है, लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि अगर उमरकोट में हम जो है हुकूमती इत्तेहादी जमात के एक रुकन को हम जो है अपने तमाम वोट जो है वो उसके हक में डलवा सकते हैं, तो इस वक्त तो हुकूमती पार्टी को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये हल्का जो है वो एमक्यूएम का है और एमक्यूएम का नुमाइंदा मजबूत भी है और एमक्यूएम का नुमाइंदा 2 मरतबा एमएनए रह भी चुका है। तो लिहाजा ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा होता कि वो एमक्यूएम की सपोर्ट में मैदान अमल में उतरते और जो है एमक्यूएम को सपोर्ट करते। तो मैं अभी भी ये उम्मीद रखता हूं कि वक्त नहीं गुजरा है और हुकूमती जमात के लोगों को जो है अब संजीदगी के साथ इस तरह सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने इस हल्के में हुकूमती इत्तेहादी जमात के रुकन की कामयाबी को 100% यकीनी बनाना है तो ये उनके सोचने की बात है। हमारा उम्मीदवार जो है यकीनन अपनी जगह मजबूत है और हमारी स्ट्रेटेजी और तमाम हमारी इंतखाबी इलेक्शन की वर्किंग मुकम्मल है और हम इंशाल्लाह हर सूरत इस सीट को जो है हम निकालेंगे और ये हमारी कामयाबी यहाँ यकीनी है। सर, तो यानी जिस जमात के साथ आपका इत्तेहाद है 2018 के इलेक्शन के हवाले से बात की जाती है, तो सर कराची का मैंडेट अगर देखा जाए तो यानी जो सीटें आपकी थी मेजॉरिटी वही सीट्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। तो सर फिर मतलब इशारों कनाए में बात की जाती है बात। जी सर। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा मासूमाना सवाल है और इसका जवाब मासूमाना तो हो नहीं सकता। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और कराची शहर की आवाम भी जानती है कि किस अंदाज से किन लोगों को कि जिनकी न तो पॉलिटिकली कोई ऐसी हैसियत थी उन लोगों को मुंतखब कराया गया। ये एक डिबेट बन जाएगी कि क्या वजह थी और क्यों ऐसा किया गया। लेकिन आज भी मैं ये कहूंगा कि अगर अपनी सतह पर अगर एमक्यूएम का तज्जिया किया जाए अवाम में जाकर, तो अवाम आज भी यही कहती है, कराची की अवाम, कि कल भी वो एमक्यूएम के साथ थी और आज भी वो इस एमक्यूएम के साथ है जो बहादुराबाद एमक्यूएम कहलाती है। यकीनन झंडा और एमक्यूएम का नाम ये एक बहुत यानी कल्बी ताल्लुक है कराची के लोगों का इस झंडे के साथ और इस नाम के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए और हुकूमती अराकीन को, हुकूमत के नुमाइंदों को, संजीदा लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर अगर एमक्यूएम का नुमाइंदा खड़ा हुआ है तो यकीनन वो जो है वो उनकी कामयाबी होगी अगर वो इस तरह से इस जमात को सपोर्ट करते हैं। और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि कराची से जो है वो पीटीआई को नुमाइंदगी दी गई है, तो आज भी हम इस बात पर हम जो है कहने में हक बजानिब है और कहने में कोई आर महसूस नहीं करते कि ये जो है ये एक प्री प्लान एक तरीक़ेकार था जिसके तहत जो है ये तमाम कराची की सीटों को एमक्यूएम से छीन कर किसी और पलड़े में डाला गया। और कल भी हमारा मौक़िफ़ यही था और आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है। हम इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो बुनियादी उसूल हैं, जो एमक्यूएम का बुनियाद है, उससे न तो हम हट सकते हैं और न ही उससे हम नजरें चुरा सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आने वाले जनरल इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें अवाम ये बात साबित कर देगी कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो एमक्यूएम अपनी उन तमाम सीटों पर, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो कौमी हो, वो उन तमाम के ऊपर जो है अपने ही उम्मीदवार को कामयाब करेगी और यही हमारी कामयाबी की और हमारे खड़े होने की एक दलील है। अच्छा उसामा भाई, ये बताइएगा कि अगर वैसे हम 2018 के इलेक्शंस की बात भी करते हैं तो कौमी असेंबली के बनिस्बत सूबाई असेंबली में तो सर आपको ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। यानी अगर हम सीटों का तनासब देखें तो जिस कदर सीटें कौमी असेंबली में मुत्तहिदा ने हासिल की उस तनासब से कहीं ज्यादा सूबाई असेंबली में हासिल की हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि मतलब हालात बदल गए हैं अब 2018 से 2021 में? फर्क हुआ है हालात में या वही हालात हैं जो 2018 में थे? जरूरत इजाद की मां होती है। जी जी। उस वक्त जहां जरूरत थी और एमक्यूएम उस वक्त जो है उस वक्त एमक्यूएम की सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ थी।
हाँ। कि जो लोग थे उन्होंने ये समझ लिया था कि शायद एमक्यूएम कमजोर हो गई और यही एक मौका है कि अगर हम इस पर कोई ज़र्ब लगाएं तो शायद वह चीखों की आवाजें जो हैं वो उन अरबाब इक़्तिदार के ऐवानों को ना हिला सकें। तो उन्होंने उस अमल पर भरपूर तरीके से जो है अमल किया और ये बात साबित करने की कोशिश की कि अब एमक्यूएम को हमने कमजोर कर दिया है या एमक्यूएम को हमने खत्म करने की कोशिश जो की थी उसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन देखिए, मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं, एमक्यूएम जो है वो न तो इंतखाबी सियासत पर यकीन रखती है और न ही हुकूमत में शमूलियत पर यकीन रखती है, बल्कि एमक्यूएम जो है अवाम के दिलों की एक जमात है। जो कुछ सितम इस वक्त कराची में किया जा रहा है गुज़िश्ता 10 सालों से 11 सालों से, तो वो जो है वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि एमक्यूएम के कराची शहर के लोग एमक्यूएम को अपने दिलों की धड़कन समझते हैं, एमक्यूएम को अपनी वाहिद नुमाइंदा जमात समझते हैं। इतने जुल्म और सितम के बावजूद जो है वो आज भी उसके साथ उसी तरह खड़े हुए हैं जिस तरह आज से 30 साल पहले और 40 साल पहले वो उसके साथ खड़े हुए थे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मौक़िफ़ जो है अब इस मौक़िफ़ के ऊपर काफी जो है अवामी सतह पर चीजें आश्कार हो चुकी हैं। लोगों को मालूम है कि किसी को अक्सरियत दिलाने के लिए, किसी को मुंतखब कराने के लिए उस वक्त की कमजोर समझी जाने वाली जमात के ऊर शबखून मारा गया और इस तरह से जो भी शबखून मारा गया उसके बावजूद जो है एमक्यूएम आज आवाम के दिलों में जिंदा जमात है और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इस बात को साबित करेगा कि एमक्यूएम कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है और अवाम के दिलों की धड़कन बनकर जो है आइंदा हर इलेक्शन में उसी अंदाज से कामयाबियां हासिल करेगी जो उसका अपना वतीरा रहा है। सर, बस एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की निजकारी के हवाले से। सर, निजकारी होती जा रही है, चाहे यानी जो मुलाजमीन है उनको जबरी तौर पे बरतरफ किया जाता जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान स्टील मिल में किया गया, अब हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। क्या समझते हैं सर, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आवाज़ इस निजकारी को रोक सकेगी? डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको बिल्कुल आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आवाम को एक बात बता दूं कि सबसे पहली आवाज जो है असेंबली में उठाई हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हवाले से वो एमक्यूएम ने उठाई थी और इस बात को वो जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में भी लेकर गई और वहां पर भी जो है ये आज तक इस मौक़िफ़ के ऊपर उसी अंदाज से अपनी जद्दोजहद कर रही है कि ये वाहिद इदारा है कि जो प्रॉफिट में जा रहा है और जो गरीब लोगों को कम मार्कअप पर जो है वो उसको कर्जे देता है घरों को बनाने के लिए। इतने कम मार्कअप पर अगर इसकी अपनी कारकर्दगी देखी जाए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की और पाकिस्तान के तमाम बैंक्स की देखी जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कहीं ज्यादा उन बैंक से जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे कहीं ज्यादा जो है कारकर्दगी बेहतर जो है वो हाउस बिल्डिंग की है। अच्छा, अब इसमें मसला ये आता है कि अगर ये इदारा लॉस में जा रहा होता तो हम समझते कि शायद चलिए कि इसको कर दीजिए, लेकिन ये इदारे की बात जो है वो असेंबली में भी की गई है और हमने की है, क्योंकि नुमाइंदों ने की है, तो उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही कि ये वो वाहिद इदारा है कि जो प्रॉफिट में जा रहा है और गरीब लोगों की खिदमत के लिए ये इदारा जो है ये लोगों की खिदमत कर रहा है, तो इसको किसी भी तौर इसकी निजकारी नहीं होनी चाहिए। स्टील मिल की निजकारी के पीछे भी जो है वो एक माफिया का हाथ है, इतने बड़े बड़े हाथियों का हाथ है कि जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। इसी तरह ये माफिया सर मुझे बता दीजिए, ये माफिया या हाथी इस वक्त मौजूदा हुकूमत में मौजूद है या पिछली हुकूमतों की बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक तसलसल है, ये एक तसलसल है। मैं आज की हुकूमत तो 2.5 साल पौने 3 साल की है, लेकिन वो बेरोक्रेसी जो अपने अंदाज से चीजों को चलाना चाहती है, जो अपने अंदाज से इन इदारों के लिए
और अपने मजमूम मकासद के लिए जो काम करना चाहती है वो अपने मजमूम मकासद के लिए वो किसी भी नहज तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये बात तो तय है। लेकिन अब अरबाब इख्तिदार को ये चाहिए कि ऐसे इदारों को जो अवामी खिदमत के काम कर रहे हो, जिनकी अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी मौजूद है जिनकी इस हाउस बिल्डिंग की, इनके अकाउंट्स में अरबों रुपए मौजूद हैं। यहाँ पर कोई मसला नहीं है, लेकिन कराची शहर के लोगों को तकलीफ देने के लिए, कराची शहर के लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए इस अमल को जो किया जा रहा है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और जो हमने अपनी असेंबली में और स्टैंडिंग कमेटी में जो हमने अपना मौकिफ रखा है उसको एक कमेटी बनाकर उसके ऊपर जो है एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए कि जो ये देखे कि इस किस्म के गलत फैसलों से हुकूमत की बदनामी भी हो रही है और हुकूमत को चाहिए कि अपनी बदनामी से बचने के लिए वो उन सिफारिशात पर अमल करे जो हकाइक पर मबनी है। ये ब्यूरोक्रेसी के कहने के ऊपर अगर हुकूमत चलेगी तो जिस तरह से हर जगह इसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है वो यकीनन इसमें भी जो है वो अवाम से दूरी भी इख्तियार करेगी और अवाम के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं उसमें मजीद बेचैनी पैदा हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, उसामा कादरी साहब जो कि रहनुमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी कीमतों में इजाफे के हवाले से। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उससे पूरे मुल्क में एक बेचैनी पाई जाती है। ख़ासतौर पर ताजिर बिरादरी जो है वो भी बेचैनी की शिकार नज़र आती है और शदीद मजम्मत की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसके हवाले से। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मशहूर ताजिर रहनुमा जनाब अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया सर, क्या कहते हैं, कहा यह जा रहा है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए नागुज़ीर है, उनके भले के लिए ही, उनके अच्छे के लिए ये इजाफा किया गया है। देखें, एक टूटी हुई कमर पे अगर ज़रबे शदीद लगाई जाए तो उसमें के भलाई का तो कोई आंसर नहीं हो सकता ना। अब महंगाई ने जो इस वक्त हाल किया लोगों का और लोग खुद हुकूमत एतराफ करती है कि उसका सबसे बड़ा मसला महंगाई पर काबू पाने में जो नाकामी है, ये हुकूमत का मसला है। वो खुद जब एतराफ करे तो फिर उसके बाद उसका इजहार भी तो करे, उसका अमली तौर पर इजहार करे कि उसमें किस तरह आवाम को रिलीफ दे सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कभी बिजली की कीमतों में इजाफा, कभी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, और पेट्रोलियम की कीमतों में तो तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 से 3 माह में गालिबन ये कोई चौथा या 5वां इजाफा है। तो ये हुकूमत को कम से कम इस बात का इदराक करना चाहिए कि जब सनत चलेगी, जब तिजारत चलेगी, जब अशियाए जब मसनूआत की कीमतें बढ़ने से रुक जाएंगी तो जब ही बेरोजगारी खत्म होगी, सस्ता एक सिस्टम सामने आएगा। लेकिन ऐसा हुकूमत या तो नाकाम है अपनी हिकमत अमली को बेहतर करने में, या फिर हुकूमत के पास वो संजीदा लोग नहीं है जो उन्हें दुरुस्त सम के बारे में हुकूमत को गाइड करें। इसलिए कि ये एक बात देखिए, माजी में भी डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम करते रहे, आपने देखा कि ये IMF के इशारों पर सब है। ये जितने भी इक़दाम होते हैं, खास तौर पर यूटिलिटीज की जो कीमतें हैं, बिजली हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, ये तमाम तर जो सहूलतें हैं ये इसलिए महंगी की जाती हैं कि IMF का एजेंडा भी यहाँ एक हमारे लिए सुहाने रूह बना हुआ है। तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के तवसत से कि ताजिर, खास तौर पे मतवसत तबके का जो ताजिर है, जो SMEs है, आप इंडस्ट्री को तो बेहतर कर रहे हैं लेकिन SMEs के दर्द और दुख को भी समझें। इसलिए कि एक पनीरी, एक पौधा वही दरख्त बनता है
आप छोटे जो कारोबार हैं वो इस किस्म के इकदाम से शदीद मुतासिर होते हैं। अतीक साहब, उम्मीद करते हैं कि सर ये मुश्किल वक्त जो है, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा आज जब वो आवाम के साथ राब्ते में थे और लोग उनको कॉल कर रहे थे, बाकायदा उनका जो राब्ता है वो दिखाया भी गया तमाम टीवी चैनल से, उसमें उनका खुद का कहना था कि बड़ी बड़ी रियासतें बनती हैं, चाहे हम रियासत मदीना की बात भी करें, तो मुश्किल वक्त आते हैं और अगर इस मुश्किल वक्त से एक कौम गुजर जाती है तो फिर एक अजीम कौम बनती है और पाकिस्तानी कौम जो है ना वो एक अजीम कौम बनने जा रही है। आप उम्मीद रखते हैं कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, इसके बाद जो है वो बेहतर वक्त आने वाला है? देखिए, उम्मीद तो पिछली कई दिहाइयों से है। पाकिस्तानी कौम कभी भी मुश्किल से निकल नहीं पाई है। मैं समझता हूँ ये मौजूदा हुकूमत को ठीक है कि मामला कुछ ज्यादा गंभीर हैं, ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का तो इतनी इस कदर यानी आसाब मजबूत हो चुके हैं कि अब आप देखिए कभी कोई एहतजाज भी नहीं होता आवाम की तरफ से। ये सियासी दौर पर या कारोबारी तबका जो इन चीजों को समझता है, महसूस करता है, वो जरूर कहता है कि ये एक गलत इकदाम है, लेकिन आम आदमी तो वो सर झुका के बैठा है, उसमें तो सख्त एहतजाज भी नहीं है कि वो, फिर उसे उम्मीद नहीं है कि वो चिल्लाएगा, कुछ कहेगा तो ये फैसला वापस हो जाएगा। तो आज भी देखें वजीर आजम पाकिस्तान से लोगों ने ज्यादा सवाल महंगाई के बारे में किए। बाकी मुश्किल का टलना ये तो देखें, जब हम देखते हैं कि अल्लाह की जात भी सारी मामलात में अपना किरदार अदा करती है, तो मुश्किलात तो बहरहाल टलती हैं, लेकिन ये मुश्किलात की जो रात इस हुकूमत में हम पर ये छाई है, ये कुछ ज्यादा ही तवील है, ये ज्यादा ही स्याह है। और हकीकत सर बस अतीक साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। सर, ताजिर हजरात जो हैं वो एहतजाज ज़रूर करते हैं, शोर ज़रूर मचाते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे पर और दूसरी चीज़ों पर। सर, बाद में जो एक महंगाई की लहर चलती है उसमें भी सर माजरत के साथ ताजिर हजरात का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो चीज़ें पेट्रोल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं भी होती उनको भी एक महंगाई की लहर के तौर पर महंगा कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी बात में कतई इनकार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि मौका परस्ती, मसनूई महंगाई, कार्टल्स बना के अशिया को महंगा करना, ये तो सिलसिला चल रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अभी 2-2.5 माह कबल रमजान मुबारक की आमद से यकीनन एक तरफ वो जो मसनूई मुनाफाखोर हैं, वो जो जखीरा अंदोजी करने वाले लोग हैं, वो माफियाती से दांत तेज कर रहा है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो इस दफा क्रैक डाउन करे, सख्त तरीके से इन लोगों से पानी हाथों से निपटा जाए। ये कमजोरी है इन इदारों की भी, या फिर बददियानती है कि ये बजाय से कि अवाम के हक में बात करें, ये अपने हथियार फेंक देते हैं जब इनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं। यकीनन ताजिरों के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, संग दिल लोग हैं, ये रमजान मुबारक को नहीं बख्शते तो आम दिनों की तो बात ही क्या है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये तो करते रहेंगे। आपने फरमाया बिल्कुल, महंगाई करने वाले चोर लुटेरे मौका प्रस्त ये तो अपना काम करेंगे। महंगाई देखें, पेट्रोलियम में 2-3 रुपए भी अगर लीटर पे बढ़ते हैं तो ये अपनी अशिया की कीमतें उसके बानिस्बत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसको चेक कौन करेगा? हुकूमत अगर कोई ऐसा इकदाम करती है जिसमें लोग अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं तो ऐसा भी तो करे। कोई चेक एंड बैलेंस होता है, कोई निगाह होती है, कोई कानून होता है, वो इन पर लागू किया जाए। ठीक है सर। अगर इसी तरह खुल खेलने की इजाजत दी जाएगी तो फिर तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, ताजिर रहनुमा अतीक मीर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका ये कहना था कि हुकूमत को ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर क्रैकडाउन करना चाहिए जो पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई के नाम पे या वैसे ही कोई भी एक्सक्यूज़ बना के चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। ख़ास तौर पे अशिया खुरोनोश जो कि किसी भी शख्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनमें भी इजाफा कर दिया जाता है और इजाफा कोई मामूली नहीं, होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि लोगों की दस्तरस से ये चीज़ें बाहर हो जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया गया है, जाहिर सी बात है उस पर रद्द अमल पूरे मुल्क की जानिब से आ रहा है और
मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल आया कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो इजाफा नहीं होना चाहिए था। इसी हवाले से आज यानी जो सरबराह हैं ORC तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार, उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया इन पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे पर, और ये कहा गया कि हुकूमत को इस वक्त जबकि अवाम पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, तो कम अज़ कम यानी ये जो इजाफा है ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें उनमें इजाफे के हवाले से, और आपको बता रहे थे कि आज सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी फारूक भाई, क्या कहते हैं, ये जाहिर सी बात है जो पहले से टूटी हुई आवाम है उनकी कमर टूटी हुई है, और अब उनकी कमर पे एक और बोझ डाल दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत में जो उनकी कीमतें हैं उसमें इजाफे की सूरत में। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कि देखें, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, और गुज़िश्ता 2 माह में 8 से 8.5 रुपए उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिए। अच्छा, ये बहुत इजी मनी होती है हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ानी हो, और जब फरवरी और मार्च के महीने में ये इजाफे किए जाए ना, फरवरी में या मार्च में, तो समझ लें कि जो उनका बजट की आमदनी का टारगेट है रेवेन्यू का, वो पूरा नहीं हो रहा, और उसे पूरा करने के लिए कुर्बानी का बकरा अवाम को, आम आदमी को बनाया जाए, और उसके लिए मजबूरी है कि उसे तो ये पेट्रोल खरीदना है। वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस ना दे सके, वो कोई और काम ना कर सके, लेकिन अगर उसे कहीं आना जाना है तो उसे ये तेल तो अपनी गाड़ी में डालना और खरीदना है। तो ये आसानी से कुछ हद तक टारगेट पूरा करने में ये जो भत्ता है, जिसको PTI ने हमेशा, पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमतों में हमेशा इसे भत्ता करार दिया, इसे गुंडा टैक्स करार दिया, और अब वही तरीका PTI इख्तियार कर रही है। 2.5 साल में किया क्या? सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ करप्शन का इल्जाम, ऑपोजिशन के खिलाफ हर तरह के इल्जाम, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात, लेकिन कोई एक मुकदमा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। न करप्शन बेनकाब हुई, और महंगाई बेरोजगारी ने लोगों का जीना दोभर नहीं किया, लोग जिंदा दरगोर हो गए। अब मुझे लगता है कि करप्शन भी एक क्राइम है, लेकिन लूट मार उससे ज्यादा खतरनाक क्राइम है। जब ये आम गरीब का बच्चा अपनी बहनों, अपनी माँ को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकेगा, तो वो लोगों की गर्दन आप काटेगा, लोगों की जेबें काटेगा, और आप क्राइम के ग्राफ को देखिएगा चंद माह के बाद कहां पर जाएगा। स्ट्रीट क्राइम खास तौर पर, सारा कराची में जो अमन बहाल करने का काम किया था वो क्राइम की वजह से तबाह बर्बाद होगा। जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थोड़ा बहुत कायम होता, कोविड की वजह से हमने अपनी फैक्ट्रियां किसी ना किसी तरह भी खुली रखी, बदएहतियाती हुई लेकिन खुली रखी। दुनिया में फैक्ट्रियां बने, आप ऑर्डर्स मिलने लगे, आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो रही थी। आपको ये अवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहिए था। ये इमरान खान ने, मैं समझता हूं कि अपनी हुकूमत की 2.5 साल तारीख में ये जो 8 रुपए अब बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जो 4 आने अय्यूब खान ने अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों में बढ़ाए थे, और उसके बाद उनका चल चला हो गया था। मुझे डर है कि इमरान खान का अकेला चल चलाव इस मुल्क के मसले का हल नहीं है। आगे आने वाले भी किस तरह मुल्क को संभालेंगे, क्या होगा, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। फारूक भाई आपसे जानना चाहेंगे सर, आप समझते हैं इस वक्त अवाम के पास कोई और चॉइस मौजूद है क्या? यानी पहले जो आजमाए हुए हुक्मरान वो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर, इसके अलावा जो चॉइस रह जाती है वो तो मुल्क में 11-11 साल की हुकूमतें रहती हैं, फिर क्या कहेंगे आप? देखिए बुलंद इकबाल, मैंने क्या कहा? हाँ। मैंने कहा कि खौफनाक बात यह है कि सिर्फ इनका चल चलाव ही काफी नहीं है, आगे व्हाट इज नेक्स्ट। इस वक्त तो पूरा मुल्क
क़यादत को ढूंढ रहा है। कोई क़यादत ऐसी है नहीं कि जो कि इस मुल्क के आवामी इश्यूज को संजीदगी से, नेक नियति से, अखलास के साथ और बेलौस होकर अपने मफादात को पीछे रखें, गिरोही मफादात पीछे, तंजीमी मफादात पीछे, अब कौमी मफाद, अवामी मफाद को आगे रख के काम करने वाले 100-200 लोगों की टीम अगर पाकिस्तान में तैयार ना हुई और उन 100-200 लोगों में कराची में 50 लोग ऐसे तैयार ना हुए, ना मिले जो आगे आए और इसको चलाएं, ये चलेगा तो मुल्क चलेगा। और ये बुनियादी इश्यूज पर अगर आपको जुआ खेलना चाहिए, आपको बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम करके आम लोगों को थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए ताकि वो इंसानी वसाइल की तरक्की, बच्चों की तालीम है, अपना आना जाना है, छोटी बचत या इन्वेस्टमेंट है, ये सारे काम भी कर सकें जिससे मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लोग तरक्की नहीं करेंगे सिर्फ कॉस्मेटिकली, नुमाइशी तौर पर। बजट में ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा आप कम करके दिखा दें और बजट डेफिसिट में अपनी आमदनी को जबरदस्ती लोगों पर भत्ता और गुंडा टैक्स लगा के बढ़ा देंगे और कम दिखा देंगे तो IMF को तो थोड़ा सा आप कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने लोगों से का सारा अपॉर्चुनिटी और मौका उनके हाथ से ले लेंगे। आगे अल्लाह ताला रहम करे कि मुल्क में एक क़यादत का भी फुकरान क्या होगा। फारूक भाई, एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाह रहा हूँ। मुझे बताइएगा सर, PS 88 में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ जाहिर सी बात है काफ़ी मुकाबला नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि PDM की एक जिसे कंबाइंड उम्मीदवार कहना चाहिए, वो है मुश्तरका उम्मीदवार। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी मुकाबला नजर आ रहा है। साजिद अहमद खान को जो है ना टिकट दिया गया है। सर, आप क्या कहेंगे? क्या आप PS 88 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे या मुखालफत करेंगे? देखिए, मैं आइंदा 1-2 दिनों में इंशाअल्लाह इस बारे में फैसला करूंगा और ऐलान करूंगा। तो मेरे ख्याल में एक्सक्लूसिवली मेट्रो इससे फायदा ना उठाए, मुझे सबके लिए ये खबर देने दे, ठीक है? सर, मतलब इसमें कोई गुंजाइश है क्या? सोचने की जरूरत है कि देखिए, सोच कर ही फैसला किया जाता है और जब मस्बत सोच हो तो मस्बत फैसला ही होगा। मस्बत फैसला ही होगा। सर, मुझे वक्त की जरूरत तो यही है कि सर इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है सर, कराची के लिए अच्छा हो। हाँ, ठीक है, चले इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक सत्तार की बातों से ऐसा लग रहा था कि PS 88 के जो इलेक्शंस हैं उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार साजिद अहमद को ही यानी उनकी जो सपोर्ट है उसका ऐलान किया जाएगा डॉक्टर साहब की तरफ से भी। लेकिन बहरहाल वक्त बताएगा कि डॉक्टर साहब किसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।